जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। डैश वाज अवार्डेड केसर-ए-हिंद by Lord Hardy of Pensat in the year 1915 for his contribution to the ambulance services in South Africa। कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1915 में पेंसट के लॉर्ड हार्डी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया? आंसर करेंगे वर्ष 1915 में पेंसट के लॉर्ड हार्डी द्वारा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? तो याद रखना है गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, कब दिया गया? तो 1915 ईस्वी में। याद रखना है 1915 ईस्वी में। कहाँ पर? एम्बुलेंस सेवाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया गया। किसे? गांधी जी को वर्ष 1915 में। ठीक है, समझ में आया? आप जानते हैं कि गांधी जी 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे। अगर पूछे कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे तो गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे और 1893 वर्ष में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। ये जो साल है यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था वहाँ पे जो भाषण दिया था वो कब दिया था? 1893 ईस्वी में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर आपसे पूछता है नाटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो ये सब सवाल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई तो आप याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1894 ईस्वी में। ठीक है, तो नाटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो गांधी जी नाटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक हैं। कब? तो 1894 ईस्वी में पूछा जाता है, याद रखेंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया? याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया? फिर आपसे पूछेगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने कहाँ किया? समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। समझ में आया? अफ्रीका में भारतीय ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूछेगा कब हुआ था तो आपको याद रखना है गांधी जी ने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है सत्याग्रह। ठीक है, तो पूछ सकता है फर्स्ट सत्याग्रह बोले आपसे या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोले पहला, तो क्या होगा आंसर? अफ्रीका में ही हुआ था। तो याद रखना है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? ठीक है, पहला सत्याग्रह कब किया था? 1906 में। ठीक है, याद रखेंगे गांधी जी ने पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है गांधी जी पहली बार जेल कब गए? पहली बार जेल कब गए? फर्स्ट जेल गांधी जी को कब हुआ था? ठीक है, तो आंसर क्या याद रखना है? फर्स्ट जेल कब गए थे गांधी जी? 1908 में। पहला सत्याग्रह किया 1906 में और जेल गए पहली बार 1908 में अफ्रीका में। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी को पहली बार जेल 1908 ईस्वी में मिला था। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय, आप जानते हैं कि गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लियो टोल्स्टॉय जो है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं, है ना? तो याद रखना है कि टोल्स्टॉय फॉर्म के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछेगा टोल्स्टॉय फार्म के स्थापना किसने किया तो याद रखिएगा टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी
ठीक है, 1910 ईस्वी में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग यानी अफ्रीका में। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है 1915 में इनको केसरी हिंद की उपाधि मिली गांधी जी को। और 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और आप जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। फिर आपको याद होगा 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था बिहार। कौन थे? तो आपको याद रखना है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर, आह्वान पर गांधी जी जो है बिहार जाते हैं। ठीक है, और वहां पे चंपारण सत्याग्रह को लीड करते हैं। तो याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, आपसे पूछेगा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। ठीक है, समझ में आया? तो आपको याद रखना है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया गांधी जी का कौन सा है? तो यही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी को सत्याग्रह कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक है, थोड़ा सा अलग करके हम लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछता है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक है, तो आप याद रखिएगा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह के जरिए तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, पूछेगा किस प्रथा को समाप्त किया गया, तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया था 1917 के चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 1918 में आपको याद रखना है कि 1918 में अहमदाबाद में आप जानते हैं कि उन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था। तो कभी पूछ दे कि गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कब किया, फर्स्ट भूख हड़ताल कब किया गांधी जी ने, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी कब करते हैं? 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको, ये सब सवाल आप याद रखिएगा। 1918 में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप 1919 साल को तो याद रखिएगा ही। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था। अगर पूछ दे रॉलेट एक्ट कब आया था, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछे रॉलेट एक्ट कब आया था, तो बता दे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है और बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया। इसमें सिर्फ और सिर्फ 19 आता है सब जगह। तो आप देख लीजिए रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट 19 तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट आप जानते हैं कहीं भी 4-5 या उससे ज़्यादा आदमी जो है इकट्ठा नहीं हो सकता था। शक के आधार पर उनको जेल में डाला जा सकता था और बहुत लंबे समय तक भी डाला जा सकता था। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कितने दिन तक डालना है। ठीक है, तो याद रखना है रॉलेट एक्ट, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, ये 19 मार्च 1919 को आया था। तो याद रख लीजिएगा इतना सवाल। इसके अलावा आपसे यहाँ से पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि इसी साल हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी के दिन हुआ था। अगर पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, तो आपको याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं 2 व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, याद रखिएगा सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उन्हीं के विरोध में कुछ लोग जो है शांतिपूर्वक धरना दिए हुए थे। ठीक है, और उसी बीच में क्या होता है, जनरल डायर जो है गोली चलवा देता है। तो ये भी याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। याद है तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। ठीक है, पूछता है कभी कभी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि गांधी जी ने 1920 में क्या किया था? गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया था, यानी असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछे फटाफट देख लेते हैं, और भी सवाल है तो आप क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपसे पूछता है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप जानते हैं इसी दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तो आपको याद रखना 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु हुई थी। पूछता है कभी कभी, तो याद रखना है कि तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद आपको पता भी है कि चोरी चोरा कांड होता है और चोरी चोरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया जाता है। तो चोरी चोरा कांड कब होता है? चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है, आप याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी ने एकमात्र बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कौन सा? तो बेलगांव अधिवेशन। तो याद रखना है गांधी जी केवल और केवल एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पूछ ले बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। तो याद रखना है गांधी जी एकमात्र बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924। ठीक है, और इसके बाद 1924 के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। और अगर 1923 का बात किया जाए तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो 1923, 1924, 1925 तीनों साल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, है ना। दांडी मार्च जिसे सॉल्ट सत्याग्रह कहा गया है, 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931, या फिर 6 मार्च भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, 6 ऐसे याद रखना है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछेगा कि दांडी मार्च कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा दांडी मार्च आपका जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 को समाप्त होता है। और 6 अप्रैल 1931 को ही आपका क्या होता है, आपका बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद रखना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो याद रखना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ कम एरिया में, बहुत कम एरिया में। ठीक है, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे शुरू होता है। तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, समझ में आया। और ऑपरेशन जीरो हावर भी आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी को पकड़कर आगा खां पैलेस में डाला था। तो अगर आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था, तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सारा सवाल बताएं यहाँ पे ताकि आपका रिवीजन करवा सकें। ठीक है, इसलिए बताएं। तो यहाँ से याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास को सपोर्ट मिल सके। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं। आंसर करेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कालिदास। कालिदास जी मेघदूत के लेखक हैं। कालिदास जी ने मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविका, गिनमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, बहुत सारे पुस्तकों की रचना कालिदास जी के द्वारा की गई है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कितने महान व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो आपको बताना है कालिदास किस युग के थे, किस काल के थे। तो आप याद रखेंगे कालिदास गुप्त काल के थे। कालिदास जो हैं गुप्त काल के महान व्यक्ति में से एक थे। गुप्त काल के बारे में आप जानते हैं, गुप्त काल में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए। ठीक है, गुप्त काल में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए, जैसे कौन कौन हुए? तो एक तो कालिदास जी याद रखिएगा, गुप्त काल से रिलेटेड है। आर्यभट्ट आप जानते हैं जो कि महान मैथमेटिशियन हुए। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल ये सब निकालने का विधि दिया गया। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जीरो का खोज किसने किया? तो जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। तो समझ सकते हैं गुप्त काल में इतने बड़े बड़े व्यक्ति हुए। तो आर्यभट्ट जी के बारे में और कालिदास जी दोनों गुप्त काल के थे, याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते होंगे वराहमिहिर आपको पता है, तो वराहमिहिर भी मैथमेटिशियन थे। वराहमिहिर, तो अगर आपसे कभी पूछ ले वराहमिहिर, तो वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए ज्या सिद्धांत को और भी अच्छे से बताया था, याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त आप सुने होंगे नाम। तो ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकिरणों की लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र दिया। ठीक है, इसके अलावा द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण उसको हल करने का भी तरीका बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, आजकल हम लोग पढ़ते हैं और गुप्त काल में ये सब आप समझ सकते हैं, गुप्त काल में ही ये देके चले गए। इसके अलावा सुश्रुत आप याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इनसे भी सवाल पूछेगा सुश्रुत से। तो आप जानते हैं कि सुश्रुत को क्या कहा जाता है? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में बहुत सारी बीमारियों से बचने के उपाय बताए हैं। ठीक है,
तो ये सब सवाल आप याद रखिएगा कि गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, कालिदास, ठीक है, विष्णु शर्मा, यहाँ तक कि विष्णु शर्मा आप जानते हैं पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी के बारे में, तो विष्णु शर्मा कुछ महान व्यक्ति हुए, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। और आपको ये भी पता होगा कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछता है मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था, तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह गुप्त काल का मंदिर है, और गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का शुरुआत हुआ है, तो आपको याद रखना होगा। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक सोना का सिक्का कौन सा काल में चलाया गया, तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को याद होगा श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, और गुप्त वंश का महानतम राजा पूछेगा तो समुद्रगुप्त, आप याद रखिएगा, गुप्त वंश के महानतम राजा थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, बोल दिए ताकि सुन के भी आपका रिवीजन हो जाएगा, कम से कम जितना रिवीजन उतना बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संबंध, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। ठीक है, तो आपको बताना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द इमरजेंसी इम्पोज्ड ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, कौन सा आर्टिकल जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, आर्टिकल 352। और वैसे भी ऑप्शन बहुत आसान है इसमें, तो याद रखना है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 352 या राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, आपको पता है तो बताएं। तो याद रखना आर्टिकल 352 जो है 3 बार लगा है। अब तक जो है आर्टिकल 352 3 बार लगा है। ठीक है, 3 बार लगा है। सबसे पहले आर्टिकल 352 कब लगा था, तो आपको याद होगा भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, और इस समय ही पहली बार आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगा था, तो 26 अक्टूबर 1962। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट आपातकाल। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी यानी NE, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, या फिर आर्टिकल 352 भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 352 पहली बार कब लगा। समझ में आ रहा है, दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट आर्टिकल 352 कब लगा, पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगा, तो आंसर वही होगा। याद रखना है भारत और चाइना के युद्ध के समय में 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था। ठीक है, समझ में आया। तो आपको याद रखना चाहिए कि चाइना जैसा बदमाश देश के कारण ही लगा होगा पहली बार आपातकाल, तो ये हो जाएगा याद। दूसरा क्या है, याद रखना है पाकिस्तान से युद्ध के समय में दूसरी बार आपातकाल लगा। तो आपसे पूछेगा भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी कब लगा, तो आंसर करेंगे सेकेंड नेशनल इमरजेंसी कब लगा। तो आप जानते हैं इसी साल बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था। ठीक है, और भारत के मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो याद रखना है दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी या फिर सेकेंड आर्टिकल 352 पूछेगा, सेकेंड बार आर्टिकल 352 कब लगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम हर तरह से बताते हैं ताकि एग्जाम में आप बना सकें। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि सेकेंड बार आर्टिकल 352 कब लगा। ठीक है, दूसरी बार आर्टिकल 352 या फिर दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी कब लगा, तो आपको याद रखना है 3 दिसंबर 1971। समझ में आ रहा है, 3 दिसंबर 1971। तो ये सवाल याद रखिएगा कि 1971 में, ईयर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो 1971 ईस्वी में दूसरी बार, याद रखना है दूसरी बार आपातकाल, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था पाकिस्तान से युद्ध के समय में, बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक है, बाह्य आक्रमण।
तो याद रखिएगा बाह्य आक्रमण के आधार पर 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल लगाया गया। ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखेंगे भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आर्टिकल 352 बाह्य आक्रमण के आधार पर 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था। और आपको पता होगा 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1971 में ही इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। 1971 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद भी करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा बार राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ? थर्ड नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? थर्ड नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? तो ये याद रखना है, थर्ड नेशनल इमरजेंसी बोले या बोले आपको तीसरा बार आर्टिकल 352 कब लगा, तो आपको याद रखना है 26 जून 1975। ठीक है, 26 जून 1975 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, आप याद रखिएगा। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है 26 जून 1975 को लगा था आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर। तो याद रखिएगा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, तो आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया पहला प्रकार का आपका आपातकाल। इसके अलावा आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, सोचते हैं कि राष्ट्रपति हैं तो देश में लगेगा। तो आपको लेकिन यहाँ याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो स्टेट्स में लगता है, राज्यों में लगता है। तो याद रखना है कि राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 लगता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपातकाल लगता है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में आपातकाल लगता है। आया समझ में? तो याद रखना है कि राज्यों में आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल 356 के तहत, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा गया है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, याद रखिएगा। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, किस राज्य में लगा था, आपको बताना है। फर्स्ट बार आर्टिकल 356 कहाँ लगा था, यही याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहली बार आर्टिकल 356 कहाँ लगा था, या फिर इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो याद रखना है पंजाब में लगा था। तो याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356 पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। और कब लगा था इसको भी याद रख सकते हैं, 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो 1951 20 जुलाई 1951 ईस्वी को पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली बार आर्टिकल 356 या राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। अब तीसरा प्रकार का आपातकाल कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल आप जानते हैं, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका से लिया गया और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, आप याद रखिएगा। और भारत में कितनी बार लगा है, तो आपको याद रखना है 0 बार। भारत में अब तक नहीं लगा है, अच्छी बात है ये, है ना। तो भारत में 0 बार। तो याद रखना है वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, याद रखना है। और भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक 0 बार लगा है, याद रखना है। ठीक है, तो ये सवाल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखेंगे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल का संबंध है अनुच्छेद 352 से। ठीक है, तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। एक बार क्लास को जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दें, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज कोशिश करें क्लास को कम से कम लाइक भी कर दें। सवाल है, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मागिर धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर करेंगे वर्ष 2019 में मागिर धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो याद है तो आंसर करें मागिर धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 28 मई। 28 मई 2019 को मागिर धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया था, 28 मई को। ठीक है, अब देखिए आपको मई से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता देते हैं। दिन दिवस से जो सवाल पूछता है ये तो आप याद रखिएगा। ठीक है,
कि 2019 में मागिर धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया था 28 मई को। अब मई से क्या क्या सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है श्रमिक, विश्व श्रमिक दिवस, तो आप जानते हैं 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, आंसर करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 8 मई बहुत पूछा जाता है। 8 मई क्यों? एक तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई के दिन ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहां से याद रखना है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आप जानते हैं हेनरी ड्यूरेंट। याद रखिएगा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। इसके अलावा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस याद हो जाएगा। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस याद रखना है, कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, थैलीसीमिया दिवस, रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा 11 मई, 11 मई भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। तो याद रखिएगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो पूछ देगा 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट कीजिएगा। 12 मई को नर्स दिवस। और माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, याद है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस अगर पूछ ले तो 29 मई को, याद रखिएगा 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जैव विविधता दिवस बहुत पूछता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या होगा? 28 मई आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर करें, 2019 में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला था कविता श्रेणी में? ठीक है, याद है? तो सही आंसर क्या होगा, आंसर बताएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉरेस्ट गेंडर, याद रखना है फॉरेस्ट गेंडर। ठीक है, फॉरेस्ट गेंडर को वर्ष 2019 में कविता श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता का। याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है पहली बात। इसी साल चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था ना, तो 1917 से दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है पत्रकारिता का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। और पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, फरवरी 2019 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर कीजिएगा, फरवरी 2019 में किस भारतीय कंपनी को एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दिया गया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दिया गया था 2019 में। ठीक है, समझ में आया? और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था?
ठीक है, यानी कुल मिला के ये पूछ रहा है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर्षवर्धन को किसने हराया था। ठीक है, तो आंसर करें, हर्षवर्धन को किसने हराया था। आंसर करें तो याद रखना हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, अगर सवाल पूछे हर्षवर्धन को किसने हराया था तो याद रखना है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब हर्षवर्धन से भी सवाल पूछता है बहुत, कि ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आपसे पूछेगा हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे, तो याद रखना वर्धन वंश। वर्धन वंश बोले, ठीक है, याद रखिएगा, या पुष्यभूति वंश बोले, एक ही चीज है, क्योंकि वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। ठीक है, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा गया। तो याद रखना है पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। याद रखिएगा कि पुष्यभूति वंश का स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था, और पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक, और इस वंश की राजधानी पूछेगा, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की राजधानी, तो राजधानी क्या थी, बताइए राजधानी क्या थी। तो याद रखना है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ था, और इसी वंश को वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका राजधानी कहाँ था, थानेश्वर था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा हर्षवर्धन के समय में कौन आए थे, तो आपको याद रखना है ह्वेन-सांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। तो अगर आपसे पूछता है कि ह्वेन-सांग किसके समय में आए थे, तो ह्वेन-सांग आए थे भारत। ठीक है, और ये चीनी यात्री थे, और ह्वेन-सांग भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में, आप याद रखिएगा। इसके अलावा सीयूकी पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर सीयूकी यात्रा वृत्तांत किनकी है, तो सीयूकी ऐसे लिखिए ताकि याद भी हो जाए, सीयूकी। ठीक है, तो याद रखना है सीयूकी किनकी यात्रा वृत्तांत है, तो ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। ह्वेन-सांग चाइनीज यात्री थे, चाइनीज बौद्धिस्ट थे, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आते हैं। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, ह्वेन-सांग को वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है, ह्वेन-सांग को वर्तमान पंडित भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सब सवाल आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, ठीक है, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया, तो याद रखिएगा यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेन-सांग को कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से आपको क्या याद रखना, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में आप याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था, और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर आपसे पूछेगा कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, ठीक है, तो याद रखना है हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो याद रखना है कन्नौज को राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, किसको हराकर, शशांक को हराकर। लेकिन याद रखना है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है, ये हारते हैं। ठीक है, और जीतता कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। ठीक है, और इस चीज का उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो इस चीज का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिला है। यानी ऐहोल प्रशस्ति में लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, 618 सीई में, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। याद रखिएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, हर्षवर्धन तो वर्धन वंश के शासक थे, पुष्यभूति वंश के शासक थे। लेकिन अगर आपसे पूछे पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे, तो याद रखना है चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश, समझ में आ रहा है। तो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, और आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला सवाल, मई 2019 तक निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते। ठीक है, आपको बताना है पुरुषों का जो टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो अभी का भी आपको याद रखना है, करंट में 20 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखना है। 20 ग्रैंड स्लैम जो है, 3 व्यक्ति जो है 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। एक तो पहले तो रॉजर फेडरर नंबर 1 में थे 20 ग्रैंड स्लैम जीत के, पहले के हिसाब से आंसर आपका रॉजर फेडरर होगा। ठीक है, 2019 तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते थे रॉजर फेडरर। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कि रॉजर फेडरर, नडाल, राफेल नडाल, ठीक है, रॉजर फेडरर, नडाल और जोकोविच, ठीक है, तीनों का बराबर हो गया, तीनों का बराबर हो गया है। और मेरे ख्याल से जोकोविच जो है जल्द ही आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड में
सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नडाल, जोकोविच और फेडरर, तीनों के पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, नडाल ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जोकोविच ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, रोजर फेडरर ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो रोजर फेडरर तो बहुत पुराने प्लेयर आप जानते हैं और बहुत फेमस प्लेयर हैं, लेकिन अभी जो है, अभी आप जानते हैं कि जोकोविच का टाइम है, तो आने वाले टाइम में आप जान सकते हैं कि जोकोविच जो है रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको और भी सवाल याद रखना है कि ये तो समझ में आ गया ग्रैंड स्लैम। अब 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल में, आपको पता होगा, और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो पूछेगा पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। समझ में ऐसे पूछेगा कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम, ठीक है, या साल का शुरुआती ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इस तरह पूछता है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो याद रखना है साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न में होता है, जनवरी फरवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे खासियत है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पर कौन कौन सा टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है। समझ में आया? तो आपको याद रखना है पहला वाला और लास्ट वाला। पहला ग्रैंड स्लैम और अंतिम ग्रैंड स्लैम जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। तो पहला वाला तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले, साल में पढ़े ना हम लोग, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो सबसे पहले होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, और अंतिम होता है कौन? अंतिम होता है यूएस ओपन। ठीक है, अमेरिकन ओपन साल का सबसे अंत में होगा अमेरिकन ओपन। तो यही दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसको रिलेट करके पढ़िएगा कि ये जनवरी में होता है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और सबसे अंतिम में होता है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, वो भी कहाँ होता है? वो भी हार्ड कोर्ट पर होता है। समझ में आया? बाकी 2 को बचेगा तो वो अलग होगा। अंतिम लिख लीजिएगा, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, और यूएस ओपन आपका याद रखिएगा न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, और अगस्त सितंबर में होता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा फ्रेंच ओपन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर पे होता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका होगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहाँ पे होता है? तो अब नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेंच ओपन पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। तो फ्रेंच ओपन याद रखना है पेरिस में होता है। और इसका दूसरा नाम आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी फ्रेंच ओपन नहीं देगा, आपको पूछ देगा वहाँ पे रोलैंड गैरोस अवार्ड। ठीक है, पूछ देगा रोलैंड गैरोस ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? तो रोलैंड गैरोस याद रखना है, रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है। फ्रेंच ओपन जो है साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि मई जून में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये मिट्टी पर होता है। किस पे होता है? मिट्टी यानी क्ले पर होता है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि दूसरा वाला जो ग्रैंड स्लैम होगा ना, वो क्ले पर होता है। किस पे होता है? क्ले पर होता है, मिट्टी पर होता है। और इसी को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट जो है टेनिस से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है विंबलडन। तो विंबलडन कहाँ होता है? तो विंबलडन इंग्लैंड में होता है, लंदन में होता है। तो याद रखना है विंबलडन जो है लंदन में होगा हमेशा। ठीक है, और विंबलडन जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो अगर पूछे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो याद रखना, लिख लीजिएगा ग्रैंड स्लैम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो कि कहाँ पे होता है? लंदन में होता है, याद रखिएगा। और इससे एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो घास में होता है? समझ में आ रहा है? ग्रास में होता है। और बच्चा यहीं पे गलती करता है, तो ये सब याद कैसे होगा? हम क्या पढ़े अभी? रिलेट करके, पहला वाला ग्रैंड स्लैम और अंतिम वाला ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर होता है। पहला वाला ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अंतिम ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है? अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन हो गया हार्ड कोर्ट पर। दूसरा वाला जो ग्रैंड स्लैम होगा वो फ्रेंच ओपन होगा, यानी फ्रांस में होगा, यानी पेरिस में होगा। और दूसरा जो ग्रैंड स्लैम है उसको हम लोग रोलैंड गैरोस अवार्ड भी कहा जाता है, या रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन जो है या रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट जो है ये मिट्टी पर होता है, क्ले पर होता है। तीसरे नंबर पे आया विंबलडन। तो विंबलडन याद रखना लंदन में होता है, और विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और विंबलडन ग्रास में होता है, घास में होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा 4 प्रकार का इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार 2019 तक आंसर क्या होगा? याद रखना रोजर फेडरर जो है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष वर्ग में टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक है, रोजर फेडरर। और रोजर फेडरर आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। What is the National Science Day celebrated every year in India? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आप कर सकते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही CV रमन जी ने
पूरी दुनिया में बताया था, यानी उन्होंने बताया था सीवी रमन ने कि उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किया है, या फिर रमन प्रभाव की खोज का आधिकारिक ऑफिशियल जो घोषणा किया गया था वो 28 फरवरी को ही किया गया था। तो याद रखना है कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं कि सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हिंदी ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है, जो वंशानुगत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है। इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी एग्जाम में बनाना है तो आप यहाँ देखिए वंशानुगत लिखा है, उत्तराधिकारी से हो सकता है, तो कौन सा ऐसा बीमारी है जो अनुवांशिक बीमारी है, समझ में आया? तो आपको आंसर करना है कौन सा ऐसा बीमारी है जो अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, और ये देखिए लिखा भी है कि फंक्शन प्लाज्मा क्लॉटिंग, मतलब प्लाज्मा क्लॉटिंग से रिलेटेड है ये। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया। आप जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या है? एक वंशानुगत रोग है, याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। ठीक है, जिस हीमोफीलिया तो है ही वंशानुगत रोग, इसके अलावा वर्णाधता, वर्णाधता कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, तो वर्णाधता या सीबी ये जो है ये भी याद रखना है क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। कहाँ पे लिखा है? वंशानुगत हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है वर्णाधता अनुवांशिक बीमारी है, हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है। इसके अलावा आपको याद रखना टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये भी क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी होता है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि वर्णाधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम ये सब अनुवांशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया में आप जानते हैं कि हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, चोट लग जाए तो क्या होगा? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी चोट लगने पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया जो है इसमें ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, और यह एक वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। तो आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? उस समुद्र का नाम बताना है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, और मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ अलग करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 लाल सागर। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? लाल सागर। लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, याद रखिएगा लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। अब देखिए ये तो ठीक है, लाल सागर आप जानते हैं। आपसे जो जनरली एग्जाम में सवाल पूछता है कि कौन सा नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, पढ़े हैं आप लोग, पूछता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सा नहर है, बताइए। स्वेज नहर। याद रखना है कि स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के को जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, डीआरडीओ का स्थापना से ठीक 100 साल पहले। डीआरडीओ का स्थापना 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तो जस्ट 100 साल पहले मान लीजिएगा 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से मतलब उसके ऊपर है तो जोड़ने का काम करता है। और स्वेज नहर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना है स्वेज नहर बनाया किसने? तो फ्रांस के एक इंजीनियर थे फर्डिनेंद द लेपेप्स। तो याद रखिएगा कि स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंद द लेपेप्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। समझ में आया? स्वेज नहर का निर्माण 1869 फर्डिनेंद द लेपेप्स द्वारा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा किया गया, याद रखिएगा। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा भारत में एक नहर है, बहुत ज़्यादा पूछता है, केपी नहर। केपी नहर पूछता है किसको किसको जोड़ता है? केपी नहर। तो याद रखना है केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है। केपी नहर याद रखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है केपी नहर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है।
तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। मई 2019 तक निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर कीजिए। मई 2019 तक किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछता है एग्जाम में। तो सही आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, तो याद रखना है ओलंपिक का अगर बात किया जाए और हॉकी का बात किया जाए तो भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक में हॉकी के लिए 8 बार गोल्ड जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुरुष की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी के लिए किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, तो अब आप इसको याद कैसे रखिएगा? आपको याद रखना है सर्वाधिक 8 बार, ये जो यहाँ सर्वाधिक लिखा हुआ है ना, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हम लोगों ने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है, तो ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। इसके अलावा अगर पूछेगा हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? तो हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। ठीक है, जिस साल भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसी साल हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ था और इसी साल पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो आपको याद रखना है फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। जीता कौन? तो जो जिससे हम लोग का लड़ाई हुआ वही जीता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था, है ना, तो पाकिस्तान जीतता है। तो आपको याद कैसे रखना है? याद रखना है कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। ठीक है, पाकिस्तान ने किसको हराया था? पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का 1971 में स्पेन को हराकर। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत ने 1975 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो जीता था। अगर पूछेगा भारत ने कब जीता, तो 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। ठीक है, 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है हम लोग जीते थे। ठीक है, 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत जीता था। और भारत 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये सवाल आपका क्या होगा आंसर कि हॉकी प्रतियोगिता के लिए ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले देश का नाम क्या है? तो हमारा देश है भारत, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? मतलब कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है हमारा जिसका जनसंख्या जो है बहुत कम है? ठीक है, तो आंसर कीजिए। आंसर आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मालदीव। ठीक है, याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछ देगा तो मालदीव आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिएगा मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, एशिया में है मालदीव। और मालदीव का क्या है? जनसंख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल के बारे में आप जानते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, पढ़े हैं ना? 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है कौन सा चैनल? तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव एशिया का देश है और मालदीव जो है काफ़ी छोटा देश है। मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य है, अगर पूछ दे तो मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था, याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। ठीक है, तो 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत पूछता भी है कि 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए कौन थे। तो आपको पता होगा मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार। और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार ही थी, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और मीरा कुमार फर्स्ट महिला स्पीकर, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष आपको याद रखना है लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार। समझ में आया? तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा
कौन थी? तो याद रखना है मीरा कुमार, जो कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, और 16वां पूछेगा तो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, तो अभी तक लोकसभा में केवल 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी हैं। पहली बार बनी थी सुमित्रा महाजन, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन। समझ में आया? देखिए फिर से बता रहे हैं, याद रखना है, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन, और 17वीं कौन बने हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिरला। तो याद कैसे रखना है ना, आप लास्ट वाला अभी वाला याद रखिए कि 17वां कौन बने हैं? तो ओम बिरला जी जो हैं वो 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और उससे पहले सुमित्रा महाजन, और उससे भी पहले कौन बने हैं? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार 15वीं, सुमित्रा महाजन 16वीं, ठीक है, और ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। और लोकसभा के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, या फिर लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे M अनंतशयनम अयंगर। ठीक है, तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष M अनंतशयनम अयंगर, और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार, भारत की पहली लोकसभा की महिला स्पीकर मीरा कुमार, याद रखिएगा। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर करें। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके अलग अलग संसाधन के कार्यों को कंट्रोल करता है। यानी कंप्यूटर का जो अंग है, जैसे कि हार्डवेयर हुआ, ठीक है, तो हार्डवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में रिलेशनशिप, यानी हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। तो याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके अलग अलग पुर्जे, जैसे कि हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप याद रखिएगा। और आप तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है डब्बा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? तो याद रखना है MS-DOS। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार पहले बताते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो देखिए, लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद है। यूनिक्स है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखिए विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, सही समझ में आया? तो आपसे पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो याद रखिएगा इंटेल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप जानते हैं MS-DOS बहुत पॉपुलर है। तो MS-DOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो याद रखना है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS को माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा MS-DOS का मतलब निर्माण किया गया था, याद रख लीजिएगा इसको। इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है विंडोज़, तो विंडोज़ जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब सवाल आप याद रखें। और यूनिक्स के बारे में क्या याद रखना है कि यूनिक्स जो है ये मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये बेल लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला के ये याद रखना है कि यूनिक्स और लिनक्स दोनों, लिनक्स और यूनिक्स दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका बहुत ज़्यादा यूजेस किया जाता है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टोरवाल्ड्स के द्वारा माना जाता है। तो याद रखिएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवाल्ड ने किया था। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इंटेल याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेता, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचना या ऑपरेशन के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यानी निजी नेटवर्क के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, निजी नेटवर्क के बारे में पूछा है। निजी नेटवर्क जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग उपयोगकर्ता या आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, भागीदार, ग्राहक, ठीक है, इन सब के द्वारा किया जाता है।
सूचना को साझा करने में सुरक्षित रूप से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रानेट। ठीक है, याद रखिएगा एक्स्ट्रानेट सही आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा एक्स्ट्रानेट एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क है, एक प्रकार का निजी नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, भागीदार, ग्राहक और मतलब याद रखना है कुल मिला के कि हम लोग जो है जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए निजी नेटवर्क के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रानेट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर करेंगे, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आंसर करें, तो आंसर क्या होगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, मतलब पूछ रहा है किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। मतलब एक पत्रिका टाइप का रिलीज किया जाता है, वार्षिक लेखा सांख्यिकी लाया जाता है। ठीक है, वार्षिक लेखा सांख्यिकी शीर्षक से एक पत्रिका लाया जाता है जिसमें भारत के GDP, स्थिर पूंजी निर्माण और समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो घटना है उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक से एक पत्रिका लाया जाता है या फिर वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है जिसमें भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं। समझ में आया? तो CSO आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नाम से वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? आंसर करें, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ठीक है, तो फटाफट आंसर करें, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो याद रखना है झड़िया। झड़िया कहाँ पे है? तो याद रखना है धनबाद, झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है तो झरिया कहाँ पे है? धनबाद में। और धनबाद कहाँ पे है? ठीक है, याद रखना है धनबाद कहाँ पे, यहाँ धौ होगा, माफी चाहेंगे, धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया धनबाद में है। ठीक है, और कोयला के बारे में आप तो बहुत सारा सवाल भी पूछता है, आपको पता ही होगा कि याद रखना है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी में स्थित है और दामोदर घाटी में ही आपका ये जो झड़िया है ये पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कोयला के बारे में कि जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पति पर ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। और कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है आपका एंथ्रासाइट कोयला के बाद आता है बिटुमिनस कोयला, और बिटुमिनस कोयला भी अच्छा क्वालिटी का ही कोयला होता है। दूसरी नंबर पे बिटुमिनस कोयला आता है। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है, याद रखना है। इसके बाद लिग्नाइट कोयला, तो सवाल पूछता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। और उसके बाद आता है आपका पिट कोयला। पिट कोयला जो होता है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, जलता कम है, धुआं ज़्यादा देता है। ठीक है, तो पिट कोयला याद रखना है सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, और एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब आपको याद रखना है। अब तलचर कहाँ पे है? तलचर भी कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तलचर। ठीक है, तलचर उड़ीसा में है जो कि कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कभी पूछ दे कि तलचर कहाँ पे है, तलचर उड़ीसा में है जो कि कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपसे पूछेगा कोरबा कहाँ पे है? कोरबा कहाँ पे है बताइए? कोरबा भी कोयला के लिए फेमस है, कोरबा। तो कोरबा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है कोरबा, जो कि कोयला के लिए फेमस है। समझ में आया? छत्तीसगढ़ में क्या है? कोरबा है जो कि कोयला के लिए फेमस है, याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा रामपुर
रामागुंडम, रामागुंडम पूछेगा, रामागुंडम कहाँ पे है? तो रामागुंडम याद रखना है कि तेलंगाना में है, कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। सिंगरेली पूछेगा, सिंगरेली या सिंगरौली, सिंगरौली याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। तो जो कोयला से संबंधित जो क्षेत्र है उसको भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर की है। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। उम्मीद करेंगे आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।